नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्या आरक्षण एक मौलिक अधिकार है? इस पर हम लोग बातें करें। और स्टार्टिंग में ही बात ये मैं कंफर्म कर दूं कि इसमें कुछ भी पर्सनल व्यक्तिगत मेरे विचार नहीं होंगे। इसमें जो भी मैं पक्ष रखूंगा वो सर्वोच्च न्यायालय के दिए गए निर्णय या भारत के संविधान में जो प्रावधान दिए गए उन संवैधानिक प्रावधानों के तहत मैं बातें करूंगा। उसमें व्यक्तिगत मेरा कुछ भी विचार नहीं होगा। इसलिए हमारे विचारों को सुन करके बिल्कुल आप अपने से ये डिसाइड न कीजिएगा कि मेरे विचार, मैं आरक्षण के विरोधी हूं या मैं आरक्षण के पक्षधर हूं। ये बिल्कुल हमारे विचार को सुनकर निर्णय न लीजिएगा, क्योंकि मेरे विचार जो होंगे वो सर्वोच्च न्यायालय के दिए गए निर्णय पर आधारित और संवैधानिक प्रावधानों के बेसिस पर मैं अपने विचार प्रस्तुत करूंगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। ये मुद्दा है, ये विषय है, क्या आरक्षण एक मौलिक अधिकार है? इस पर हम लोग बातें करेंगे। इस पर ये कंफर्म करने के लिए 2020 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कुछ दिए गए निर्णय हैं। दो निर्णय जिनको मैं सुनाना चाहूंगा, उससे स्पष्ट हो जाएगा। एक तो उत्तराखंड हाई कोर्ट के निर्णय आए थे और उत्तराखंड हाई कोर्ट के निर्णय के अगेंस्ट से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में केस गया। और जब केस गया, इस केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहते हुए आरक्षण को मूल अधिकार मानने से इनकार कर दिया, ये दिखाया कि भारतीय संविधान के जो भाग 3 है, भारतीय संविधान के ये भाग 3, भारत के संविधान का ये पार्ट 3, इसी पार्ट में सारे फंडामेंटल राइट्स हैं। तो इस पार्ट 3 में ये आर्टिकल्स होते हैं। आर्टिकल्स इसमें होते हैं 12 to 35, यानी भारतीय संविधान का जो भाग 3 होता है उसमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक सारे मूल अधिकार दिए गए। यानी जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं ये सभी भारतीय संविधान के भाग 3 में। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के जो निर्णय आए थे और उत्तराखंड हाई कोर्ट के निर्णय के अगेंस्ट जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में केस गया, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में यही दिया कि आरक्षण भारतीय संविधान के भाग 3 से निकलता है। आरक्षण की चूंकि व्यवस्था दिए गए हैं मूल अधिकारों में ही, मूल अधिकार अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 में ही आरक्षण के प्रावधान दिए गए। इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में दिया कि आरक्षण चूंकि भाग 3 से ही निकलते हैं, लेकिन आरक्षण को मूल अधिकार नहीं माना जा सकता। यानी आरक्षण को मूल अधिकार मानने से इनकार कर दिया सर्वोच्च न्यायालय। ये 2020 का निर्णय जो उत्तराखंड हाई कोर्ट के निर्णय के अगेंस्ट केस गया था सुप्रीम कोर्ट में। और एक और घटना मैं आपको याद दिलाऊंगा, वो ये है कि तमिलनाडु राज्य के राजनीतिक दलों ने, ये तमिलनाडु राज्य के राजनीतिक दलों ने तमिलनाडु राज्य के राजनीतिक दलों ने एक याचिका दायर किया। 2020 की बात है जो इसमें निर्णय सुप्रीम कोर्ट निर्णय दिया। तो तमिलनाडु राज्य के राजनीतिक दलों ने एक याचिका दायर किया माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, और राजनीतिक दलों ने याचिका दायर करके सर्वोच्च न्यायालय से यह मांग किया कि जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, उन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में आरक्षण लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय परमादेश रिट जारी करे। तो परमादेश रिट जारी करने के लिए जो तमिलनाडु राज्य के राजनीतिक दलों ने मांग किया कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आरक्षण लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट परमादेश रिट जारी करे, जिससे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में आरक्षण की सुविधाएं लागू। ये याचिका दायर करके मांग की गई। आप सभी को मैं एक चीज बता दूं
कि सर्वोच्च न्यायालय को जो रीट ऑर्डर करने का पावर दिया गया है, ये अनुच्छेद होता है, अनुच्छेद 32। तो ये अनुच्छेद दिया गया है, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32। इसी अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट को पावर होता है। इसमें संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया है 5 रेट्स ऑर्डर करने को। तो इस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट को पावर है कितने रेट? 5 रेट्स ऑर्डर करने को पावर। ये 5 रेट ऑर्डर करने का पावर संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को दिया है। 5 रेट्स, 5 रेट की जो बात की गई है संविधान में अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, तो वो 5 रेट कौन कौन है उन पर भी हम लोग बातें करें। नंबर फर्स्ट होता है, ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो ये फर्स्ट रेट हैबियस कॉर्पस। और सेकेंड रेट परमादेश। मैंडेमस। थर्ड रेट प्रतिषेध। प्रोहिबिशन। एंड फोर्थ रेट उत्प्रेषण। सर्ट्यूरेरी। फिफ्थ एंड लास्ट रेट क्यू वारंटो, अधिकार परीक्षा। क्यू वारंटो, अधिकार परीक्षा। तो भारत के संविधान में रीट की जो बात की गई है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 5 रीट की बात की गई है और सर्वोच्च न्यायालय को रीट ऑर्डर करने का पावर, रीट जारी करने का पावर संविधान जो दिया है सर्वोच्च न्यायालय को, यह अनुच्छेद 32 के अंतर्गत ही। और कितने रीट? 5 रेट्स, 5 रेट। दूसरी चीज, ये रीट ऑर्डर करने का पावर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ही नहीं, ये पावर हाई कोर्ट्स को भी। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये आर्टिकल है, आर्टिकल 226। अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट्स को पावर होते हैं। हाई कोर्ट्स जो भारत के आज के डेट में देखा जाए 25 हाई कोर्ट्स हैं। वर्तमान में हमारे देश में 25 उच्च न्यायालय है और ये जो 25 हाई कोर्ट्स हैं, 25 उच्च न्यायालय, इन सभी उच्च न्यायालयों को रीट ऑर्डर करने का पावर जो है ये इसी अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 226 में, आर्टिकल 226 226 में भारत के सभी 25 उच्च न्यायालयों को रीट ऑर्डर करने का पावर है। और रीट कितने? यही 5 रेट्स, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्ट्यूरेरी एंड क्यू वारंटो, यानी बंदी प्रतिष्करण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, ये सभी 5 रेट्स इनको भी है, इनको भी है। अब आप सोच रहे होंगे जब दोनों को पावर है तो इसका मतलब दोनों समान ही अधिकार है। ऐसा नहीं। दरअसल कोई भी हाई कोर्ट्स अगर कोई रेट या किसी तरह से और भी ऑर्डर करता है 25 में से कोई भी, तो उसके दिए गए ऑर्डर डिसीजन किसी भी तरह से वो फाइनल, अंतिम नहीं होते। क्यों? क्योंकि उसके बाद भी मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम है। ठीक है, तो ये फर्स्ट डिफरेंस कि सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर करता है वो फाइनल, अंतिम होता है। ठीक है, और इसीलिए कहा गया है गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकारों का संरक्षक किसे कहा गया है? हाई कोर्ट्स को नहीं कहा गया है, ये सुप्रीम कोर्ट को ही। क्योंकि ये गार्जियन, संरक्षक के रूप में, इसलिए जो ऑर्डर डिसीजन देगा वो फाइनल होगा। इसलिए फंडामेंटल राइट्स का गार्जियन, मूल अधिकारों का संरक्षक, इसे कहा गया। लेकिन कोई भी हाई कोर्ट्स अगर इस तरह के ऑर्डर करते हैं तो फाइनल, अंतिम नहीं होंगे,
वो भी रीट ऑर्डर करते हैं हाई कोर्ट्स की और सुप्रीम कोर्ट को भी पावर है, लेकिन हाई कोर्ट्स को गार्जियन इसलिए नहीं कहेंगे। दोनों में डिफरेंसेस और देखें, सुप्रीम कोर्ट को जो रीट ऑर्डर करने का पावर है ये सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के मामले में, अदर किसी विषय किसी मामले में नहीं। हाई कोर्ट्स को जो रीट ऑर्डर करने के पावर संविधान ने दिए हैं वो फंडामेंटल राइट्स के केसेस में, मूल अधिकारों के मामले में तो रीट ऑर्डर करने का पावर संविधान दिया ही है। अन्य मामलों में भी भारत के सभी हाई कोर्ट्स को पावर है कि अन्य मामलों में भी रीट ऑर्डर कर सकते हैं, सामान्य मामलों में भी। तो एक मेजर डिफरेंस आपने फर्स्ट देखा, बहुत बड़ा अंतर, कि सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ और सिर्फ मूलाधिकारों के केसेस में, मूलाधिकारों के मामले में ही संविधान रीट ऑर्डर करने का पावर दिया है, जबकि हाई कोर्ट्स को मूल अधिकार के मामले में तो पावर है ही है, अन्य सामान्य मामलों में भी इन्हें रीट ऑर्डर करने का पावर है। नेक्स्ट डिफरेंस आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर डिसीजन देगा, जो भी रीट ऑर्डर करेगा वो फाइनल अंतिम होगा, क्योंकि ये सुप्रीम है। इसके दिए गए ऑर्डर डिसीजन के अगेंस्ट किसी अन्य कोर्ट में मामला नहीं जाएगा। बट हाई कोर्ट कोई ऑर्डर डिसीजन देगा तो फाइनल नहीं है, कहां जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट के। आगे देखें तो फंडामेंटल राइट्स के मामले में जो भी रीट ऑर्डर करेंगे या और भी मामले में हाई कोर्ट्स, ये फंडामेंटल राइट्स के मामले में कोई भी कार्रवाई, कोई भी ऑर्डर डिसीजन, एक गार्जियन का इनको स्टेटस संविधान नहीं देता। गार्जियन किनको, सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि सुप्रीम। आगे चलते हैं हम लोग। तो ये जो मुद्दा कि क्या आरक्षण एक मौलिक अधिकार है, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि एक तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय के अगेंस्ट केस गया सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण भारतीय संविधान के भाग 3 से ही निकलता है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि भारतीय संविधान के भाग 3 में ही अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक व्यवस्था है, और आरक्षण की व्यवस्थाएं अनुच्छेद 15-16 में जो दिए गए हैं वो भाग 3 में ही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण भारतीय संविधान के भाग 3 से निकलता है, लेकिन इन्हें मूल अधिकार नहीं कहा जा सकता, मूल अधिकार की मान्यता नहीं दी जा सकती, ये मूल अधिकार नहीं है। फिर तमिलनाडु के राजनीतिक दलों ने याचिका दायर किया माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, और मांग किया तमिलनाडु के राजनीतिक दलों ने कि सभी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में आरक्षण की सुविधा दिया जाए, और आरक्षण सभी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में आरक्षण लागू हो, इसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय परमादेश रीट ऑर्डर जारी करे, परमादेश रीट जारी करके और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में आरक्षण की सुविधा दे। ये ध्यान दीजिए, जिस रीट की मांग तमिलनाडु के राजनीतिक दलों ने किया वो यही रीट है। ये सामने बोर्ड पर मैं जो सर्किल में किया है परमादेश रीट। परमादेश रीट क्या होता है समझिए। दरअसल सभी रीट के बारे में डिटेल हम चर्चा आज नहीं कर सकते, क्योंकि एक एक रीट के बारे में डिटेल चर्चा किया जाए, एक्सप्लेनेशन डिटेल हो, तो जाहिर सी बात है ये वीडियो 2-2.5 घंटे का, 2.5-3 घंटे का भी हो सकता है। तो इसलिए सेपरेटली एक एक रीट पर डिस्कस मैं करूंगा एक अलग वीडियो में। आज चूंकि मुद्दा है ये जो सामने दिया गया, क्या आरक्षण एक मौलिक अधिकार है, उसी पर स्पेशलाइज मैं डिस्कस करूंगा, बातें करूंगा। मेरा कोशिश होगा कि इस मुद्दे पर कोई डाउट न रह जाए, संदेश न रह जाए, तो इसी पर साइज होकर मैं बातें करूं। परमादेश रीट एक ऐसा रीट होता है, जैसे इसमें जो व्यवस्था दिया गया है उसी के अगेंस्ट ये जारी करने, ऑर्डर करने की बात है। जैसे मान लीजिए कोई पब्लिक सर्वेंट है, ठीक, पब्लिक पोस्ट सार्वजनिक पद है, सपोज कर लीजिए जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कमिश्नर है, असिस्टेंट कमिश्नर है। इसी प्रकार से पुलिस विभाग में देखिए इंस्पेक्टर, एसपी, डीएसपी, आईजी, डीआईजी एटसेट्रा कोई पोस्ट। इसी प्रकार से देखा जाए जिले के कलेक्टर है, एसडीएम, तहसीलदार, कमिश्नर एटसेट्रा। तो जो भी पब्लिक पोस्ट, जो भी सार्वजनिक पद हैं, उन मामलों में जो भी प्रशासनिक पद, ऐसे तो सार्वजनिक सरकारी पद कोई हो या सरकार के अगेंस्ट, या कह लीजिए कोई पब्लिक कॉर्पोरेशन, लोक निगम, या कह लीजिए गवर्नमेंट कंपनी, सरकारी कंपनी। हमारे देश में अनेक प्रकार की कंपनियां हैं, तो ऐसी कंपनियां जो प्राइवेट हैं वो उनके किसी एक्टिविटीज के मामले में यह रीट ऑर्डर नहीं होगा।
कौन सी कंपनी? जो सरकारी कंपनी है। और सरकारी कंपनी हमारे देश में उन्हीं कंपनियों को कहा गया है जिसमें 51% शेयर पब्लिक का हो, शासन सरकार का, उन्हीं को। तो सरकारी कंपनियों के मामले में रीट ऑर्डर होता, पब्लिक कॉर्पोरेशन के मामले में, लोक निगम के मामले में, और सरकार के अगेंस्ट सरकारी जितने भी पद हैं, पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक पोस्ट, सार्वजनिक पद, उनके अगेंस्ट। यानी इस रीट की मान्यता है कि ऐसा कोई पदाधिकारी जो ड्यूटी दिया गया है, सार्वजनिक पदों पर बैठे कोई पदाधिकारी हो, जो पद से संबंधित जो भी ड्यूटी, जो भी कर्तव्य, जिम्मेदारी है, या तो अपने कर्तव्यों के निर्वहन अवैध तरीके से कर रहा है, या कर्तव्यों के निर्वहन कर ही नहीं रहा है, उपेक्षा कर रहा है। तो अगर कोई भी ड्यूटी, कर्तव्य है किसी पद पर बैठे पदाधिकारी, सार्वजनिक पदाधिकारी के लिए, अगर अपने कर्तव्यों के करने में उपेक्षा कर रहा है, नुकसान बहुत ज्यादा जनता का होगा। अवैध तरीके से कर रहा है, तब भी देश की जनता का, पब्लिक का बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इन्हीं नुकसान से बचने के लिए अपने कर्तव्य को अच्छे से करे, सारी व्यवस्था मेंटेन हो अच्छे से। इसलिए संविधान सभा के सदस्यों ने यह व्यवस्था दिया संविधान में कि जब कभी ऐसा हो तो न्यायपालिका इंटरफेयर हस्तक्षेप करके और उनको ऑर्डर करे, आदेश करके, और इस दायित्व को कराने में उनको निर्देश दे, अपने दायित्व को पूरा करें अच्छे से। तो इसीलिए ये राजनीतिक दलों ने मांग किया, याचिका दायर करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय से, कि जो भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें आरक्षण लागू करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय परमादेश रेट जारी करे। अब देखिए, इस मामले में जो रेट की डिमांड किया गया सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करके, उसमें सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय क्या थे, अब उस निर्णय को सुना दो। पहला केस 2020 में जो निर्णय आपने सुना, क्लियर बता दिया सुप्रीम कोर्ट, अभी मैंने सुनाया था, उत्तराखंड हाई कोर्ट के दिए गए निर्णय के अगेंस्ट, जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भले ही भारतीय संविधान के भाग 3 से निकलता आरक्षण, लेकिन इन्हें आरक्षण नहीं माना जा सकता, इन्हें मूल अधिकार नहीं माना जा सकता, यह मूल अधिकार नहीं है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जब रीट की बात की गई, मांग की गई, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में दिया कि रीट ऑर्डर करने की व्यवस्था संविधान ने जो दिया है सुप्रीम कोर्ट के लिए, उसमें यह व्यवस्था दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों के मामले में, सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों के लिए रीट ऑर्डर कर सकता है, रीट जारी कर सकता है। यह व्यवस्था है आर्टिकल 32 में। लेकिन आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है कि 32 में व्यवस्था दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों के मामले में, फंडामेंटल राइट्स के केसेस में आरक्षण जारी कर सकता है, रीट जारी, परमादेश रीट जारी कर सकता है। किसमें? फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों के केसेस में, मौलिक अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट परमादेश रीट जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में दिया कि यह अनुच्छेद 32 में दिया गया है कि मूलाधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट रीट, परमादेश रीट जारी कर सकता है, लेकिन आरक्षण मूल अधिकार, मौलिक अधिकार नहीं है। इसलिए आरक्षण के मामले में, आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट परमादेश रीट जारी नहीं कर सकता। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो ये निर्णय दिया, उसमें अपने निर्णय के पक्ष में संवैधानिक एविडेंसेस, कॉन्स्टिट्यूशनल एविडेंसेस, संवैधानिक प्रमाण भी, यानी संवैधानिक प्रावधानों को साक्ष्य में, प्रमाण के रूप में दिया। किस तरह से अपने निर्णय के पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय ने ये बातें दिया, मैं उसको दिखाना चाह रहा हूं। देखिए, इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय के पक्ष में संवैधानिक प्रावधानों को प्रमाण के रूप में दिया। तो संवैधानिक प्रावधान इस प्रकार से देखा जाए, यह भारतीय संविधान का अनुच्छेद है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 जो है, इस अनुच्छेद 15 के भाग 3 में आरक्षण की व्यवस्था दिया गया। और आरक्षण की व्यवस्था भारतीय संविधान के भाग 3 में दिया गया है, किनके लिए? महिलाओं के लिए। और इनके लिए व्यवस्था किया भी गया है। आज आपके देश में राष्ट्रीय महिला आयोग की व्यवस्था है, और वह महिला आयोग महिलाओं के अधिकारों के विषय में काफी निगरानी, छानबीन करती है। और इस प्रकार से यह महिला आयोग भारत सरकार के समक्ष ये बातें रखती है कि महिलाओं से संबंधित ये बातें, ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं की जाए, एटसेट्रा। ठीक इसी प्रकार से देखा जाए
तो भारतीय संविधान के ये अनुच्छेद 15 में भाग 4 ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसको अमेंडमेंट करके जोड़ा गया। और किस अमेंडमेंट से जोड़ा गया ये भी देख लीजिए। इसके लिए फर्स्ट अमेंडमेंट किया सरकार, ये फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, और ये एक्ट सरकार लाई थी इन 1951, 1951। तो 1951 के द्वारा ये व्यवस्था दिया गया, 15 में भाग 4 जोड़ करके आरक्षण की सुविधा दिया गया। इसके लिए SC, ST, OBC तो अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया। इसी अनुच्छेद 15 के भाग 3 और भाग 4 में आपने देखा अनुच्छेद 15 के ही भाग 5 में भी आरक्षण की सुविधा। ये कब दिया गया? ये दिया गया मनमोहन सिंह के शासनकाल में। एक अमेंडमेंट मनमोहन सरकार ने किया, 93rd अमेंडमेंट एक्ट, और कब की बात है? 2005। तो 2005 में मनमोहन सिंह की सरकार ने अनुच्छेद 15 में एक और भाग जोड़ दिया, भाग 5, और इसमें व्यवस्था दिया क्या? अभी तक जो भी सरकारी सेवाएं थी उनमें आरक्षित वर्ग, रिजर्व कैटेगरी को आरक्षण की सुविधा थी, बैकवर्ड क्लास, SC, ST एटसेट्रा, लेकिन प्राइवेट में नहीं, और प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी नहीं। तो सरकारी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की सुविधा थी, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं में नहीं थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने 93वां संशोधन 2005 में किया, इससे व्यवस्था कर दिया कि जितने भी प्राइवेट शिक्षण संस्था हैं उनमें भी आरक्षण की व्यवस्था, बट एक एक्सेप्शन रखा, एक अपवाद रखा। हमारे देश में ऐसे शिक्षण संस्था, इस तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो माइनॉरिटीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान, उनको एक्सेप्शन, अपवाद में रखा, उसमें आरक्षण ये नहीं दिया जाएगा। 93rd अमेंडमेंट में ये व्यवस्था दिया गया। इस प्रकार से हम देखें तो आगे अनुच्छेद देखें, ये अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 के भाग 3 में ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में आरक्षण की व्यवस्था था। क्या? निवास स्थान के आधार पर आरक्षण, और इस तरह की व्यवस्था भारत सरकार पहली बार 1957 में दिया। आइए देखते हैं कुछ राज्यों के लिए दिया। इसी प्रकार से हम देखें, इसी अनुच्छेद 16 के भाग 4 में भी ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था किसके लिए? OBC के लिए। तो इसमें ये OBC अदर बैकवर्ड क्लास के लिए आरक्षण, और इसमें किसके आधार पर? रेजिडेंस, निवास स्थान के आधार पर आरक्षण। ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए आरक्षण। ये आरक्षण के प्रावधान हमारे संविधान में। अब देखिए इसी 16 के भाग 4 में एक और पार्ट जोड़ करके आरक्षण की सुविधा दिया गया, और इस किसके लिए? ये सरकारी नौकरियों में प्रमोशन। तो नौकरियों में प्रमोशन के मामले में ये आरक्षण दिया गया। दरअसल नवंबर 1992 में HM कानिया की बेंच थी सुप्रीम कोर्ट में, जो न्यायाधीशों की बेंच बैठा था, उसमें HM कानिया की बेंच ने अपने निर्णय में दिया कि प्रमोशन, पदोन्नति जो होगा पदों पर, उसमें आरक्षण आज से 5 साल होगा, इसके बाद नहीं। SC, ST को जो नौकरी में प्रमोशन की आरक्षण थी, यानी पदोन्नति में, ये पदोन्नति के मामले में आरक्षण मिल रहा था, ये पदोन्नति के मामले में आरक्षण की बात देखा जाए तो 1992 में सुप्रीम कोर्ट निर्णय दिया आज से 5 साल, यानी 5 साल, 92 + 5 यानी 97 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार प्रमोशन में SC, ST को ये आरक्षण समाप्त हो जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने एक अमेंडमेंट किया, और कांग्रेस की सरकार ने अमेंडमेंट किया था 77th अमेंडमेंट एक्ट, और ये 77th अमेंडमेंट एक्ट कांग्रेस की सरकार लाई थी। कब की बात है? 1995, 1995 में। और 1995 में अमेंड करके एक न्यू पार्ट एडिट कर दिया। कौन सा पार्ट? 16 पार्ट 4A। नौकरी में SC, ST के नौकरी में प्रमोशन के लिए आरक्षण की व्यवस्था इनडिफिनिट, अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। ठीक है, आगे चलिए। इसी आर्टिकल 16 में पार्ट 4B की व्यवस्था किया गया। ये क्या? बैकलॉग। तो ये आरक्षण की सुविधा किस अमेंडमेंट से दिया गया? ये दिया गया 81st अमेंडमेंट एक्ट। तो 81st अमेंडमेंट एक्ट
और ये व्यवस्था किया गया 2000 में। तो सन 2000 में 81वां संशोधन करके ये व्यवस्था किया गया बैकलॉग आरक्षण। बैकलॉग आरक्षण से मतलब है, मान लीजिए एससी के लिए वैकेंसी किसी वर्ष आया सरकारी पदों के लिए, और सपोज कर लीजिए 150 पद था, लेकिन 150 पदों में से 110 एससी कैंडिडेट एलिजिबल योग्य मिले, यानी 40 पोस्ट वैकेंट रह गया। 2 साल के बाद फिर एससी की वैकेंसी जो आई, माना कि 100 पोस्ट, अब उसमें 40 जोड़ करके होगा। तो जो एचएम कानिया की बेंच ने 1992 में डिसीजन दिया, उसमें यह भी दिया मैक्सिमम आरक्षण 50%, इससे ज्यादा नहीं। तो जो 50% बाउंड्री सीमा दिया, अब ये 40 जो पिछले वैकेंसी में से बचा था ये जोड़ा जाएगा, तो उस बाउंड्री सीमा को क्रॉस नहीं करता, क्योंकि जिस वर्ष वैकेंसी आई उस वर्ष में से नहीं, ये पिछला बकाया है, यानी उसके लिए योग्य नहीं मिली, तो पिछला बकाया भी अगले वैकेंसी में जोड़कर भर्ती कर लिए जाएंगे। ये बैकलॉग की व्यवस्था दिया गया 81 ने। सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय ये दिया कि परमादेश रीट, तमिलनाडु राजनीतिक दलों के केस में, कि परमादेश रीट जारी करने की व्यवस्था जो सुप्रीम कोर्ट को पावर मिला है, मूलाधिकारों के लिए आरक्षण मूलाधिकार नहीं है, इसलिए परमादेश रीट जारी नहीं किया जा सकता। और सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय के पक्ष में यह संवैधानिक प्रावधानों को दिखाया और दिया सर्वोच्च न्यायालय कि इनमें जो भी आरक्षण की व्यवस्था अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 में दिए गए हैं, उनमें यह शब्द इस्तेमाल किया गया है कि राज्य अगर चाहे तो आरक्षण की सुविधा समाज के पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की सुविधा प्रदान कर सकता है। यानी सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में दिया कि भारतीय संविधान में जो आरक्षण के प्रावधान दिए गए हैं, उसमें राज्य को आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं किया गया है। आरक्षण की सुविधा जो देने की बात की गई है, यह आरक्षण राज्य के इच्छा पर है, राज्य के लिए स्वैच्छिक है, राज्य के मर्जी पर है, राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है। यह सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय में दिया कि जो भी आरक्षण के लिए प्रावधान भारत के संविधान में दिए गए, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है रिजर्वेशन से रिलेटेड, आरक्षण से संबंधित जो भी संवैधानिक प्रावधान है, उसमें राज्य के लिए आरक्षण देने के लिए समाज के पिछड़े वर्गों के लिए, समाज में जो पिछड़ा है, बैकवर्ड है, उनको आरक्षण देने के लिए राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है। ये राज्य के लिए स्वैच्छिक है, राज्य के इच्छा पर, मर्जी पर है, चाहे तो वो दे। आप सभी को एक बात मैं कहना चाहूंगा, जो ये टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि आरक्षण मौलिक अधिकार है, ये तो क्लियर हो गया। सर्वोच्च न्यायालय जो सबसे बड़ा कोर्ट है, वह जो ऑर्डर करता है एक लॉ कानून होता है, सुप्रीम है, उससे बड़ा कोर्ट नहीं है, ठीक है। और उसने अपने निर्णय, इन दोनों निर्णयों से यह साबित हो गया कि वह ये कह रहा है कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। अपने निर्णय के परिप्रेक्ष्य में, निर्णय के कंसर्न डिसीजन या कंसर्न में संवैधानिक प्रावधानों को भी प्रमाण के रूप में दिया कि राज्य के लिए जो ये देने की बात की गई है, राज्य स्वैच्छिक छोड़ा गया है, राज्य के मर्जी पर है। आरक्षण के मामले में संविधान में राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है कि आरक्षण देना ही होगा, ऐसा नहीं, ठीक है। और इस प्रकार से निर्णय आए, आप समझ गए होंगे। एक बात मैं बता दूं, हमारे देश में जो कानून बनाने की व्यवस्थाएं दिए गए 3 प्रकार से। सामान्य रूप से जो कानून बनाने की व्यवस्था है बाई पार्लियामेंट, संसद के द्वारा, यानी विधायिका, संसद के 2 सदन हैं, दोनों सदनों से विधेयक पारित होते हैं, फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं, हस्ताक्षर के बाद वो विधेयक नहीं रहा, अब लॉ कानून बन गया। ये तो पहला तरीका जो सामान्यतः कानून हमारे देश में बनते हैं, विधायिका के माध्यम से, संसद के माध्यम से, और राज्यों में विधानमंडल, राज्य विधानमंडल के माध्यम से। दूसरा कानून बनते हैं वो क्या, कार्यपालिका के द्वारा। जैसे संघ में कानून बनता है तो संघ की सरकार, संघ की मंत्रिपरिषद सिफारिश करेगी रिटेन राष्ट्रपति को। यह व्यवस्था है अनुच्छेद 123 में, अध्यादेश के द्वारा जो कानून बनता है तो सिफारिश करेगी केंद्र की सरकार, और राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के अंतर्गत घोषणा करेंगे, कानून बन गया। ये अध्यादेश के माध्यम से दूसरा तरीका। और तीसरा, समय समय से जो निर्णय देती है सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका, उसके दिए गए न्याय निर्णय से जो ऑर्डर आते हैं वह ऑर्डर एक लॉ के रूप होते हैं, कानून के रूप होते हैं। तो आरक्षण के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया एक कानून का रूप है। आज व्यवस्था क्या है,
आप इंटरव्यू दे रहे हैं, समाज में कहीं जवाब देना है, क्या आरक्षण एक मौलिक अधिकार है, तो बिल्कुल क्लियर है, अब आप स्पष्ट जवाब दे सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के इन निर्णयों से एक तथ्य बिल्कुल क्लियर होता है, वो ये, अगर ये आपसे ये पूछा गया क्या भविष्य में आरक्षण बढ़ता ही रहेगा या राय समाप्त कर सकता है, संवैधानिक जो व्यवस्था दी गई उसके अनुसार क्या पावर है, इससे ये क्लियर होता है कि आरक्षण को राज्य और बढ़ा सकता है और घटा भी सकता है, या यह भी है कि आरक्षण समाप्त भी कर सकता है, क्योंकि स्वैच्छिक है, बाध्यकारी नहीं। एक बात मैं बता दूं, ये अनुच्छेद 15 के भाग 6 और अनुच्छेद 16 के भाग 6 ये दो जोड़े गए किस संशोधन से, 103rd अमेंडमेंट एक्ट, और ये एक्ट कब आए, 2019। तो नरेंद्र मोदी जी के शासन में ये इनके लिए जो व्यवस्था दिया गया, इन दोनों में क्या, EWS के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो अनरिजर्व कैटेगरी थे उनको आरक्षण की व्यवस्था, यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग को अनुच्छेद 15 में भी और 16 में भी 6 पार्ट जोड़कर यह व्यवस्था दिया गया। तो ये सारे संवैधानिक प्रावधानों को दिखाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने बोला था कि आरक्षण की व्यवस्था के लिए राज्य को बाध्यकारी नहीं किया गया, बाउंडेड नहीं किया गया, उनके मर्जी पर है, यानी स्वैच्छिक है, उसकी मर्जी आरक्षण दे या न दे, आरक्षण घटावे या बढ़ावे या बिल्कुल समाप्त कर दे। तो आपसे पूछा गया कि भविष्य में आरक्षण सिर्फ बढ़ता रहेगा या क्या होगा, तो आपका जवाब होगा आरक्षण बढ़ भी सकता है, आरक्षण घट भी सकता है, राज्य को पावर है, चाहे तो आरक्षण समाप्त भी कर सकता है, क्योंकि राज्य पर यह बाध्यकारी नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के इन निर्णयों से ये बातें स्पष्ट होती। तो ये था आज के वीडियो में यह मुद्दा, क्या आरक्षण एक मौलिक अधिकार है? आपका जवाब होगा नहीं। और कैसे मौलिक अधिकार नहीं होगा, ये दोनों सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, और सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय में जो एविडेंसेस, कॉन्स्टिट्यूशनल एविडेंसेस दिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के एविडेंस है, यानी संवैधानिक प्रावधानों के प्रमाण वो दे सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप क्लियर होंगे, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप अपने विचार दीजिएगा और इस तरह के मुद्दे पर इसी तरह से हम अपने विचार संवैधानिक प्रावधान देते रहेंगे। आधारित। थैंक यू, बाय।